फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है भाई? तो सुनना ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनना। फिजिकल क्वांटिटीज में ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि फिजिकल क्या है, लेकिन क्वांटिटी तो खूब सुना है। क्वांटिटी मीन्स मात्रा, अमाउंट। क्वांटिटी से दिमाग में आता होगा कितना, हाउ मच। जैसे मैं कहूं कि मैंने आज सुबह दुकान से चीनी खरीदा है, तो तुम कहो सर कितना, तुम्हारे दिमाग में अगला क्वेश्चन क्या आएगा? सर कितना खरीदा है। ये भी आ सकता है क्या रेट खरीदा है, लेकिन रेट तो ऑलमोस्ट समझो सब सेम ही रहता है, देश एक ही है तो। या डीजल खरीदा है, पेट्रोल खरीदा है, तो दिमाग में आएगा कितना खरीदा, हाउ मच। सो दैट हाउ मच indicates what? Quantity. So the quantity that can be measured is called physical quantity. The quantity that can be measured is called physical quantity. अभी लिखते हैं। उससे पहले मुझे एक बात बताओ कि डू यू नो a quantity that cannot be measured? That is a quantity but you cannot measure that. Can you tell me? अगर तुम्हारा जवाब है yes, that is happiness, that is sadness, that is pain, that is love, that is hate, hatred. I hate that person very much. I love my parents very much. So that love contains amount. So only we say very much. Sir, my leg is paining. So मेरा क्वेश्चन होगा कितना दर्द हो रहा है? बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। तो ज्यादा जहां कम आ गया, जहां कंपैरिजन आ गया, इसका मतलब उसमें क्वांटिटी है, बट वी कैन नॉट मेजर सच क्वांटिटीज, so they don't fall under category physical quantities. So you write the definition. The quantities which can be measured. अब बड़े हो गए हो, so no need to write complete कि भाई are called physical quantities. कट तो नहीं रहा इधर, आ रहा, right? So the quantities that can be measured are called physical quantity. अब मेजर कैसे होता है, मेजरमेंट कैसे लिखते हैं, वो सब मैं बताता हूं, डोंट वरी, ठीक है? तो आगे ये लिखने की जरूरत नहीं कि आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी, आपको समझ आना चाहिए दिस इज द कंप्लीट डेफिनेशन, राइट? जिनको मेजर कर सकते हैं। अब इनका एग्जाम्पल सुन लो जरा। एग्जाम्पल में आप लिखेंगे लेंथ, मास, लेंथ मेजर कर सकते हैं, मास मेजर कर सकते हैं, स्पीड मेजर कर सकते हैं बच्चों, वेलोसिटी मेजर कर सकते हैं। स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है? तुम्हें क्या पता है? जो तुम्हें पता है वही डिफरेंस बताऊंगा मैं, जो तुम्हें नहीं पता है वो वाला डिफरेंस नहीं बताऊंगा, क्योंकि तुम्हें जो नहीं पता है वो डिफरेंस हमें पता लगेगा अगले चैप्टर यानी वेक्टर में, बेसिक मैथ्स का पहला चैप्टर। तो तुम्हें जो पता है वो ये पता होगा कि वेलोसिटी के पास डायरेक्शन है और स्पीड के पास डायरेक्शन नहीं है। स्पीड में सिर्फ हम ये बताते हैं कि कितना मीटर पर सेकंड से गाड़ी चल रही है, और वेलोसिटी में ये भी बताते हैं कि किस डायरेक्शन में चल रही है, यानी 20 मीटर पर सेकंड अलोंग नॉर्थ, 20 मीटर पर सेकंड अलोंग ईस्ट, लाइक दैट। देन चार्ज, देन करंट, इलेक्ट्रिक करंट, देन एक्सिलरेशन। मैं वही एग्जांपल से यहां लिखने की कोशिश करूंगा जो आपने पहले सुन रखा है। जो आपने नहीं सुन रखा है, जैसे मैं एंगुलर मोमेंटम लिख दूं तो आपने सुना ही नहीं है, टॉर्क लिख दूं आपने सुना ही नहीं है, 10th क्लास तक तो ये नाम ही नहीं सुना है। तो इसलिए मैं वही लिखूंगा। तो प्लीज आप चैप्टर किसी भी
बुक से पढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि फिर आपको कंफ्यूजन होगा। तो उनमें एग्जाम्पल में बहुत सारी ऐसी चीजें रहेंगी, आपको लगेगा सर ने तो छोड़ दिया है। मैं जानबूझ कर छोड़ता हूं ना, ऐसी चीज थोड़ा थोड़ी एग्जाम्पल लिखो, तो गलत लिखा है किताब में, नहीं लिखना चाहिए एग्जाम्पल, तो कुछ भी लिख देंगे, पढ़ते रहो बैठ के। तो मैं बुक पढ़ने से मना नहीं कर रहा हूं, बुक की थियरी पढ़ने से मना कर रहा हूं। यू आर अलाउड टू सॉल्व क्वेश्चंस फ्रॉम एनी बुक एंड आई विल बी रेस्पॉन्सिबल इफ यू आर अनेबल टू सॉल्व दोज क्वेश्चंस। लेकिन कब? चैप्टर जब पूरा पढ़ा दूं तब। मैं पूरा चैप्टर पढ़ा दूंगा, तुम्हारे पास जो बुक है जिसमें से तुम अभी पढ़ना चाह रहे हो वो अभी रखे रहो, जब पूरा चैप्टर पढ़ा दूं मैं बोल दूंगा कि चैप्टर इज डन, क्योंकि हम लोग बहुत सारा असाइनमेंट का लगभग मतलब हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। उसके बाद मैं तुम्हें कर दूंगा कि अब करो, जहां से कर रहा क्वेश्चन करना है करते रहो, थोड़ा चेक कर लोगे, फिर तुम खुद ही संतुष्ट हो जाओगे, फिर आगे नहीं करोगे, फिर सोचोगे यार ये तो सफिशियंट है, हमसे हो ही जा रहा है। बुक भी मैं बताऊंगा, अभी रुक जाओ थोड़ा सा, बुक भी बताऊंगा, बुक भी बताऊंगा। अभी सिर्फ आपको जो पढ़ाया जा रहा है बस उसको फॉलो करिए। पहला लेक्चर बस पहले लेक्चर की तरह ही पढ़िए इसको, ठीक है? धीरे धीरे सारी चीजें मैं बताऊंगा। ये सारी चीजें एक दिन में नहीं बताई जा सकती ना। आज ही मैं मान लो बुक्स बता दूं, ये बुक ले लेना, ये कर लेना, वो कर लेना, सारा लेक्चर तो उसी में चला जाएगा। मास, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, देन आता है फोर्स, मोमेंटम भी तुम्हें पता है। बताओ मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। अब लो ये हो गया एटसेट्रा। एक चीज और पता है, चलो वो भी लिख दे रहा हूं। एक चीज और पता है, बोलो क्या? एनर्जी। अब लिख देते हैं एटसेट्रा। अब देखो इसमें तुम्हें दो तरह की क्वांटिटी नजर आ रही होंगी। एक तो आ रहा होगा स्पीड है, वेलोसिटी है, उसी तरह एक्सेलरेशन है, मोमेंटम है, फोर्स है। इन सब के पास डायरेक्शन भी है। डायरेक्शन तो करंट के पास भी है कि किस डायरेक्शन। वायर है, एक वायर है, इसमें करंट इधर भी जा सकती है, करंट इधर भी जा सकती है, तो डायरेक्शन तो है। बच्चों अब ये स्पेसिफिकेशन की भाई इन क्वांटिटीज में क्या डिफरेंस है, उसके आधार पे इन क्वांटिटीज को, जो मैंने फिजिकल क्वांटिटीज के एग्जांपल से यहां लिखे, इनमें उस डिफरेंस के बेसिस पे इनको दो अलग अलग कैटेगरी में क्लासिफाई किया है। ध्यान से सुनना जरा 2 मिनट। और वो है स्केलर्स, स्केलर्स और वेक्टर्स, यानी स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। बच्चों ये पढ़ना है हमें नेक्स्ट चैप्टर में। किस चैप्टर में? वेक्टर्स में। चैप्टर का नाम होगा वेक्टर्स। इसलिए यहां तुम ये सोचना बंद कर दो, यहां ये सारी क्वांटिटीज बस फिजिकल क्वांटिटी के तौर पे यहां देखी जाएंगी, इस तौर पे नहीं कि किसके पास डायरेक्शन है किसके पास नहीं है। क्योंकि जिसके पास डायरेक्शन है भी, अच्छा थोड़ा सा और बता दूं, आप थोड़ा सा और बता दूं बच्चों, थोड़ा सा बता दूं मैं तुम्हें कि आखिर किस आधार पे इनको क्लासिफाई किया गया है। तो तुम्हें ये लग रहा होगा कि जिसके पास डायरेक्शन उसको हम स्केलर कहते हैं, वेक्टर कहते हैं, और जिसके पास डायरेक्शन नहीं है उसको हम स्केलर कहते हैं। ये नहीं है डेफिनेशन। इस आधार पे किया गया है कि जिन फिजिकल क्वांटिटीज को हम सीधे सीधे जोड़ देते हैं, एल्जेब्रिक सम कर देते हैं, और हमारा रिजल्ट प्रैक्टिकल से मैच कर जाता है, क्योंकि हम तो जोड़ रहे हैं थियोरेटिकली, कॉपी पेन पे जोड़ रहे हैं। जैसे 4 किलो चीनी खरीदा, फिर 5 किलो चीनी खरीदा, टोटल कितना शुगर खरीदा, तो आप कहेंगे 9 kg, क्योंकि आपने तो पेन पेपर पे जोड़ लिया, मन में जोड़ लिया, थियोरेटिकली जोड़ लिया। और एक आदमी जो तौल के देख रहा है, जो वेट कर रहा है उसको, वो तो एक साथ रख के देखेगा। So that is practical. So practical is most accurate answer. Theory may be wrong or right, but practical can never be wrong, क्योंकि प्रैक्टिकल तो हो रहा है। तो तुम जरा बताना इस क्वेश्चन का आंसर दो तो, कि प्रैक्टिकल के आधार पे थियरी बनाई गई है या थियरी के आधार पे प्रैक्टिकल बना है? तुम्हारा जवाब होगा सर प्रैक्टिकल के आधार पे थियरी बनाई, पहले प्रैक्टिकल किया गया, अकॉर्डिंगली थियरी लिखी गई, क्योंकि थियरी वही पढ़ाई जाती है जो सही है, जो प्रैक्टिकल से मैच करती है। तो सीधे सीधे जोड़ने से जो आंसर इन थियोरेटिकल आंसर और प्रैक्टिकल से मैच कर जाता है, ऐसी क्वांटिटीज को हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। जैसे मास, लेंथ, स्पीड,
चार्ज, ये भी, ये हाँ, एनर्जी, ये जितना अंडरलाइन किया है ये सब स्केलर है, और करंट भी स्केलर है। दो इसके पास डायरेक्शन है, डायरेक्शन होते हुए भी ये क्या है, स्केलर है, क्योंकि इसको सी से जोड़ते हैं। बेटा थोड़ा सा बता रहा हूं, इसके डिटेल में बिल्कुल नहीं जाना है। वी मस्ट अवॉइड दिस डिस्कशन हियर। यहां से 5 एम्पियर करंट आई, यहां से 3 एम्पियर करंट आई, यहां से कितनी एम्पियर करंट गई, 8 एम्पियर। लेकिन यही अगर ये क्वेश्चन रहता कि यहां पे इस डायरेक्शन में 5 न्यूटन का फोर्स लगा, इस डायरेक्शन में 4 न्यूटन का फोर्स लगा, नेट कितना फोर्स लगा, या 3 न्यूटन का लगा, जैसे कि यहां 3 लग रहा था, 3 न्यूटन का लगा, नेट कितना लगा, तो तुम्हारा आंसर 8 न्यूटन नहीं होगा। ये तो और मजा आएगा अगर मैं तुमसे पूछूं कि 4 किलो चीनी खरीदा, फिर 5 किलो चीनी खरीदा, टोटल कितना चीनी खरीदा, तुम कहोगे 9 केजी। मैं कहूं 4 न्यूटन का फोर्स लगाया, इसी पे 5 न्यूटन का भी लगाया, एक ही ऑब्जेक्ट पे दो लोगों ने 4 न्यूटन और 5 न्यूटन का फोर्स लगाया रेस्पेक्टिवली, टोटल कितना फोर्स लगा, तो तुम अगर कहोगे कि 9 न्यूटन फोर्स लगा, तो यू मे बी रॉन्ग, यू मे बी राइट ऑल्सो, बट देयर आर great possibility that you are wrong. In most of the cases, you will be wrong. In just one case, you will be right. In infinite other cases, you will be wrong. In this case only, you will be right. But in all other cases like this, say इधर से 4 न्यूटन लगाया, इधर से 5 न्यूटन लगाया, टोटल कितना फोर्स लगा बताओ, 1 न्यूटन। इधर से 4 न्यूटन फोर्स लगा, इधर से 5 न्यूटन फोर्स लगा, टोटल कितना फोर्स लगा बताओ, √41 न्यूटन। अब कहोगे ये कैसे आएगा, तो यही सब तो वेक्टर में पढ़ना है। इसका मतलब हमको ऐड करना भी नहीं आता है, टोटल करना भी नहीं आता है, जो कि बचपन में सबसे पहले एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन इसी सीक्वेंस में पढ़ा था। सबसे पहले एडिशन पढ़ा था, और आज पता चल रहा है क्लास 11th में कि हमें तो एडिशन भी नहीं आता है। तो जिन फिजिकल क्वांटिटीज को सीधे सीधे सिंपल तरीके से, सिंपल सम या एल्जेब्रिक सम करने से आंसर प्रैक्टिकल से मैच कर जाता है, उनको हम स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं, और जिनको सीधे सीधे ऐड करने से आंसर प्रैक्टिकल से मैच नहीं करता है, इन मोस्ट केसेस और इन सम केसेस, उनको ऐड करने के लिए हमको अलग तरह के सेट ऑफ रूल्स की जरूरत पड़ती है, अलग तरह से एक नियम बनाना पड़ता है। उस नियम को कहते हैं हम वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, और जो क्वांटिटीज उस नियम के तहत जोड़ी जाती हैं, उनको हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। सो दैट इज करेक्ट डिफरेंस बिटवीन स्केलर्स एंड वेक्टर्स। यस, most of the vectors mean sorry most of the scalars don't have direction, but even single scalar is there in our syllabus current, which has direction, and you know in physics no exception exists. So डेफिनेशन ये हो ही नहीं सकती कि जिनके पास डायरेक्शन है उनको हम वेक्टर कहते हैं, और जिनके पास नहीं उनको स्केलर कहते हैं। डेफिनेशन वही होगी जो भी मैंने बताया, कि जिनको सी एस खत्म कर सकते हैं वो स्केलर है, और जिनको जोड़ने के लिए अलग तरह के नियमों की जरूरत है उनको हम वेक्टर कहते हैं। सभी वेक्टर्स के पास डायरेक्शन होना मस्ट है, लेकिन स्केलर के पास मोस्टली डायरेक्शन नहीं होती है, हो भी सकती है। अब इन दो के अलावा भी एक क्वांटिटी होती है, लेकिन वो हायर क्लासेस में जरूरत पड़ती है, दैट इज कॉल्ड टेंसर, टेंसर क्वांटिटी, विच समटाइम्स बिहेव्स एज स्केलर, यानी कभी कभी उनको हम सी एस जोड़ते हैं जवाब प्रैक्टिकल से मैच करता है, और कभी कभी हम वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से जोड़ते हैं तो जवाब प्रैक्टिकल से मैच खाता है। यानी ना ही वो पूरी तरह से स्केलर हैं, nor they are completely vectors. So they are sometimes behaving like scalars, and at some other times they are behaving like vectors. So they are kept under a separate category, that is tensor quantity. But टेंसर आपको पढ़ना ही नहीं है, अपने सिलेबस में नहीं है, 11th-12th की क्लास में नहीं है, इवन बीटेक में भी नहीं है, मतलब ग्रेजुएशन में भी नहीं है, पोस्ट ग्रेजुएशन में आप पढ़ेंगे टेंसर क्वांटिटी, राइट। चलिए बच्चों, तो अब मैंने इतना बता तो दिया, लेकिन फिर आपको मैं कह रहा हूं कि इन क्वांटिटीज को आप यहां सिर्फ फिजिकल क्वांटिटी समझेंगे, क्योंकि जिनके पास डायरेक्शन भी है अगर, और मैं कहूं उनको मेजर करो, तुम क्या मेजर करोगे, क्या मेजर करोगे, मैग्नीट्यूड ही तो मेजर करोगे, डायरेक्शन थोड़ी ना मेजर होती है। एक कार 10 मीटर पर सेकंड से अलॉन्ग नॉर्थ जा रही है,
तो आपने क्या मेजर किया भाई? मेजरमेंट इसमें क्या है? 10 मीटर पर सेकेंड। नॉर्थ मेजरमेंट थोड़ी ना है, वो तो ऑब्जर्वेशन है, वो तो आप देख के बता रहे हो। डायरेक्शन थोड़ी बड़ा छोटा होता है कि उसको मेजर करोगे आप। नॉर्थ बड़ा है कि साउथ बड़ा है बता पाओगे क्या? नहीं। तो बेटा इसलिए इन यहां पे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को सिर्फ फिजिकल क्वांटिटी की तरह ट्रीट करना, स्केलर या वेक्टर के बारे में सोचना ही गुनाह हो जाएगा इस चैप्टर में। इसीलिए तो यहाँ पे तुम्हें वेक्टर वेक्टर नहीं पढ़ाया जा रहा। इतनी चर्चा मैंने इसलिए कि पहली क्लास है, बहुत सारी चीजें तुम्हारे अंदर एक्साइटिंग आ रही होंगी, बहुत सारे ऐसे अंदर से भावनाएं उमड़ रही होंगी कि ये भी मुझे तो ये भी आता है, हाँ मुझे तो आता है, आप तो ये नहीं बता रहे हैं, मुझे तो आता है। तो इसलिए मैंने ये चर्चा छेड़ दी। राइट। अभी बच्चों बात कर रहे हैं हम लोग फिजिकल क्वांटिटी की। अच्छा एक बात और कर लेते हैं। ये तो हुआ कि फिजिकल क्वांटिटी कहते किसको है। ये भी हमें पता है कि कौन सी क्वांटिटीज हैं जो फिजिकल क्वांटिटी कैटेगरी में नहीं आती हैं। उसका एग्जांपल लव, अफेक्शन, हेट्रेड, सैडनेस, हैप्पीनेस एटसेट्रा। उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, इसलिए लिखा नहीं। हमें तो मतलब फिजिकल क्वांटिटी। अच्छा अब इन फिजिकल क्वांटिटीज से हमें करना क्या है? तो बेटा शुरू में जो बताया मैंने कि नेचर इज बाउंड बाय सर्टेन लॉज एंड द स्टडी ऑफ दोज लॉज इज कॉल्ड फिजिक्स। तो ये जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, ये फिजिकल क्वांटिटीज ही उन लॉज को डिस्क्राइब करती हैं। इनका आखिर यूज क्या है? ये क्वांटिटीज करती क्या हैं? जैसे न्यूटन का सेकंड लॉ है F इज इक्वल टू एम ए। तो बेटा ये जो सेकंड लॉ है F इज इक्वल टू एम ए, इसमें देखो तीन फिजिकल क्वांटिटीज इन्वॉल्व हो गई, फोर्स, मास, एक्सेलरेशन। तो ये तीन क्वांटिटीज, तीन फिजिकल क्वांटिटीज मिलके ही उसको क्या कर रही हैं? डिस्क्राइब कर रही हैं। तो एक बात और नोट करोगे कि फिजिकल भाई ये तो हो गया फिजिकल क्वांटिटीज कहते किसको हैं। फिजिकल क्वांटिटीज कहते किसको हैं और एग्जांपल भी बता दिया हमको। अब है कि फिजिकल क्वांटिटीज करती क्या है, इनसे होता क्या है, ये किस लिए, इनका सिग्निफिकेंस क्या है, किस लिए हम जान रहे हैं ये। तो फिजिकल क्वांटिटीज describe describe the laws of nature। फिजिकल क्वांटिटीज ही लॉज ऑफ नेचर को क्या करती हैं? डिस्क्राइब करती हैं। और लॉज ऑफ नेचर को कहते क्या है भाई? इनकी स्टडी को कहते क्या है? इसी को तो फिजिक्स कहते हैं। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज डिस्क्राइब फिजिक्स। बिना फिजिकल क्वांटिटीज के फिजिक्स पढ़ाया नहीं जा सकता है। उन्हीं के टर्म्स में लॉज को बताया गया है, फिजिकल क्वांटिटीज के ही टर्म्स में लॉज को डिस्क्राइब किया गया है। राइट। चलो अब बात आती है बच्चों कि फिजिकल क्वांटिटी को हम मेजर कैसे करते हैं। बात की बताया ना कि मेजर, बात यह बताई गई आपको कि मेजरमेंट कि द क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। तो अब प्रश्न आता है, अच्छा ये भी जान लिया कि फिजिकल क्वांटिटीज डिस्क्राइब द लॉज ऑफ नेचर, लेकिन अब यह प्रश्न उठता है कि मेजरमेंट करते कैसे हैं। तो बेटा जब हम मेजरमेंट करने जाएंगे तो हमें जरूरत पड़ेगी किस चीज की? कि भाई मेजरमेंट करने के लिए कोई चीज मेजर करो। तुम कहोगे ना, जैसे मैं कहूं कि इस पेन की लेंथ मेजर करो, तो कहोगे ना सर कुछ दीजिए, स्केल स्केल दीजिए, मीटर दीजिए, कुछ मतलब वो टेप वेप दीजिए जिससे मेजर करें, कोई स्केल तो दीजिए। इसका मतलब क्या चाहिए? आपको एक बेसिक स्टैंडर्ड चाहिए, उसी स्टैंडर्ड को हम यूनिट कहते हैं। तो अब बात आई यूनिट की। यूनिट क्या होता है भाई? फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हमें एक बेसिक रेफरेंस स्टैंडर्ड की जरूरत है, बेसिक रेफरेंस स्टैंडर्ड। अब मैं तुम्हें बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लो किलोग्राम तो सभी जानते हैं भाई, 1 kg, ये 1 kg क्या है?
एक रेफरेंस स्टैंडर्ड है कि भाई अगर मास मेजर करना है, जिसको आप एसआई यूनिट कहते हैं, ये एसआई यूनिट क्या होता है, ये सब हम लोगों को आगे इस चैप्टर में पढ़ना है। लेकिन 10th क्लास तक भी आपने बहुत केजी यूज किया है, किलोग्राम। इसलिए आपको पता है, आप दुकान पे जाते हैं, सामान खरीदते हैं, आपको किलोग्राम पता है। तो केजी, 1 केजी क्या है? एक रेफरेंस स्टैंडर्ड है। अगर मान लीजिए आपने 5 केजी कोई भी चीज खरीदी, लाइक चीनी खरीदी 5 केजी, तो 5 केजी। अब ये 5 केजी बेसिकली है क्या? ये है 5 टाइम्स ऑफ रेफरेंस स्टैंडर्ड ऑफ मास। हियर द रेफरेंस स्टैंडर्ड इज केजी। तो 5 केजी इज नथिंग एल्स बट 5 टाइम्स ऑफ 1 केजी। और तुम्हें पता है, ये 1 केजी जो यूनिट है, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। इसके बारे में आगे बताता हूं। ये 1 केजी आखिर फर्स्ट टाइम कैसे, हाउ दिस यूनिट वाज डिसाइडेड कि भाई इसी को हम 1 किलोग्राम कहेंगे। कभी तो ऐसा हुआ, 1 केजी थोड़ी नेचर ने बनाया है, 1 केजी तो ह्यूमन ने बनाया है। नेचर ने तो मैटर बनाया है, ऑब्जेक्ट्स तो ह्यूमन बीइंग ने मैन्युफैक्चर किए हैं। उसको शेप तो दिया है आदमी ने ना। लोहा पड़ा होगा, लोहे को तोड़ के, हालांकि लोहा नहीं था वो, प्लेटिनम इरिडियम, दो मेटल्स का एक एलॉय था, एक सिलिंड्रिकल शेप का सिलेंडर था, और वो कहीं प्रिजर्व करके रखा गया था। कब तक? 2019 तक। 1 केजी की नई डेफिनेशन अब आई है। खैर, इस पे आते हैं हम लोग, सब अभी बताता हूं। लेकिन 1 केजी तुम्हें जितना पता है, उसके बेसिस पे ये बताओ 5 केजी का क्या मीनिंग समझ में आया? 5 केजी इज नथिंग एल्स बट 5 टाइम्स ऑफ 1 केजी। एंड 1 केजी इज व्हाट? रेफरेंस स्टैंडर्ड। So 1 kg, this 1 kg is here what? Unit of what? Unit of mass. The mass we purchase, which is 5 kg, has basic reference standard as 1 kg. तो यूनिट की डेफिनेशन क्या हुई? बेसिक रेफरेंस स्टैंडर्ड। जो कि मास के लिए अगर बात करें तो आप 1 केजी यूज करते रहे हैं डेली लाइफ में। अगर हम बात करें लेंथ के लिए बात करें, तो आप मीटर यूज करते हैं, आप सेंटीमीटर यूज करते हैं, एंड रादर यू यूज सेंटीमीटर मोर ऑफन देन मीटर। भाई कॉपी आपकी छोटी है तो आप मीटर कैसे कर पाएंगे? आप तो ज्यादातर तो आप सेंटीमीटर में ही अब तक काम करते आए हैं, क्योंकि आप छोटी लेंथ, कॉपी छोटी है, स्केल भी छोटी है, तो आपको छोटी छोटी लाइनें खींचनी है तो आप सेंटीमीटर में खींचते हैं। तो सेंटीमीटर भी क्या है? रेफरेंस स्टैंडर्ड है। हाँ, वो एसआई यूनिट नहीं है, लेकिन यूनिट तो है। तो यहां तो बात यूनिट की हो रही है। यूनिट क्या है? बेसिक रेफरेंस स्टैंडर्ड। अब आते हैं कि भाई मेजरमेंट कैसे होती है। तो बेटा मेजरमेंट के लिए यहां से आइडिया लग गया होगा। कोई मेजरमेंट है क्या? हाउ लार्ज और स्मॉल द क्वांटिटीज। तो हाउ लार्ज इट इज और हाउ स्मॉल इट इज carries the amount, the quantity, that is called measurement. And measurement is expressed as NU. This U is unit and N is numeric value. तो ये क्या है बेटा? ये है एक्सप्रेशन ऑफ मेजरमेंट। दिस इज एक्सप्रेशन ऑफ मेजरमेंट। मेजरमेंट इसी तरह से एक्सप्रेस करते हैं। And what does this NU mean? This means n times of 1U. यानी मेजरमेंट का मतलब हुआ how many times the quantity is, या how many times of the unit the quantity is.
यानी क्वांटिटी जो है वो यूनिट के कितने गुना है, हाउ मेनी टाइम्स ऑफ द यूनिट, एंड यूनिट इज व्हाट, रेफरेंस स्टैंडर्ड दैट यू विल चूज। अगर छोटी लेंथ मेजर करनी है सेंटीमीटर चुन लो, अपनी मर्जी है तुम्हारी। अगर लॉन्ग डिस्टेंस तुम्हें मेजर करना है, लाइक मान लो तुम्हें मेजर करना है दिल्ली से मुंबई की डिस्टेंस बाई रोड, तो आप किस में मेजर करोगे, किलोमीटर में करोगे। और अगर कोई बहुत दूर की एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस मेजर करनी हो तो कैसे करोगे, लाइट ईयर से करोगे। लाइट ईयर क्या है, डिस्टेंस है ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। तो ये सब क्या है, रेफरेंस स्टैंडर्ड हैं जिनको हम यूनिट्स कहते हैं। तो कोई भी चीज, जैसे मान लो मैंने फिर लिख रहा हूं मैं, मान लो मैंने लिखा 5 सेंटीमीटर, यहां तुमने रेफरेंस स्टैंडर्ड क्या लिया है, 1 सेंटीमीटर, यानी तुम्हारा यूनिट क्या है, 1 सेंटीमीटर। तुम्हारा उसी को तुम सेंटीमीटर कह रहे हो, जो सेंटीमीटर लिखा है उसमें 1 सेंटीमीटर छुपा हुआ है, कि 1 सेंटीमीटर का 5 टाइम्स, 5 सेंटीमीटर इज सिंपली व्हाट, 5 टाइम्स ऑफ योर रेफरेंस स्टैंडर्ड विच इज 1 सेंटीमीटर। 5.5 gram is 5.5 times of 1 gram. Here reference standard is 1 gram, means unit is gram, right? अब देखो बेटा, एक चीज और जानने वाली है यहां पे, कि अगर मान लो हम दो अलग अलग यूनिट्स के साथ सेम फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं, लाइक मान लो कि कोई लेंथ है जो हम मीटर में भी मेजर करते हैं, मीटर वाली स्केल के साथ मेजर करते हैं, और एक स्केल सेपरेट है जिसपे सिर्फ कैलिब्रेशन जो है वो सेंटीमीटर में हुआ पड़ा है, वो सेंटीमीटर में कैलिब्रेशन में जो निशान लगे हैं वो सेंटीमीटर में लगे हैं, और एक में सिर्फ मीटर में लगे हैं, 1 मीटर 2 मीटर ऐसा है। तो मान लो वो लेंथ मेजर की हमने और हमें निकल के आई मीटर के साथ 1 मीटर। अब तुम्हें पता है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो तुम तो कह दोगे कि भाई दूसरे सेंटीमीटर से मेजर करने की जरूरत क्या हो, तो 100 आएगा। लेकिन बाय द वे मान लो कोई ऐसा आदमी है जिसको पता नहीं, उतना पढ़ा लिखा नहीं है, उसको 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं और ये पता नहीं है। तुम भी याद करो, जब छोटे थे तो भूल जाया करते थे, डेसीमीटर, मिलीमीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, ये सब में कंफ्यूज हो जाया करते थे। तो मान लो कि कोई ऐसा आदमी है, हो सकता है ना, जिसको नहीं पता हो कि 1 मीटर में हाउ मेनी सेंटीमीटर्स, तो उस आदमी को सेंटीमीटर वाली स्केल पकड़ा दी और उसने मेजर करके बताया। ऑफ कोर्स 100 सेंटीमीटर सही है तो वही मेजर करेगा वो 100, लेकिन उसको पता नहीं है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। लेकिन उसको उसका आया 100 सेंटीमीटर, उससे बताया गया कि यही स्केल को मीटर में मेजर किया गया तो 1 मीटर आया है। तो ये बताओ, उसको इतना तो दिमाग है, वो ये तो कहेगा ना कि भाई वही स्केल है जिसको हम मेजर कर रहे हैं, मतलब जो भी वट एवर ऑब्जेक्ट इज बीइंग मेजर्ड, तो उसी को मैंने मेजर किया 100 सेंटीमीटर, उसी को इन्होंने किसी और ने मेजर किया 1 मीटर। दैट मीन्स कि हम दोनों का मेजरमेंट क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, क्योंकि हम दोनों ने एक ही सेम ऑब्जेक्ट का लेंथ मेजर किया है। दैट मीन्स वो एक कंक्लूजन निकला, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अब इसको मैं कंक्लूजन इसलिए कह रहा हूं, तुम ये मत समझना कि ये बेसिक चीज है, बेसिक नहीं है। बेसिक तो उसके लिए है जिसको ये पता है, लेकिन जिसको नहीं पता है उसको भी पता लग गया। कॉन्सेप्ट इज बिहाइंड दिस discussion is that if a physical quantity, write it down, if a physical quantity is measured with two different units, just एक लाइन लिखना है, u1 and u2, and the corresponding numeric values come out to be n1 and n2, then पहली जो मेजरमेंट है वो क्या हुई भाई, फर्स्ट मेजरमेंट क्या हुई जरा बताना,
फर्स्ट मेजरमेंट हो गया N1 U1, राइट, और सेकंड मेजरमेंट क्या हुआ N2 U2, दैट मीन्स N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। मान लो कोई मेजरमेंट हुआ, समझो इसको ऐसे, मास मेजर किया हमने और मास आया x kg, वही सेम मास हमने ग्राम में मेजर किया और मेजरमेंट आया y ग्राम। क्या कंक्लूजन निकला? कंक्लूजन ये निकला x kg इज इक्वल टू y ग्राम। दोनों बराबर होंगे नहीं होंगे? तो ये कॉन्सेप्ट बना कि अगर हम एक ही फिजिकल क्वांटिटी को दो अलग अलग यूनिट्स में मेजर करते हैं तो जो मेजरमेंट आएगा वो सेम आएगा, इक्वल आएगा। N1 U1 इज इक्वल टू N, इससे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, आपके असाइनमेंट में है, पहुंचने दीजिए बस होमवर्क तक, राइट। चलिए